बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। वो कब से उसका चेहरा देख रहा था जबकि रूह का सारा ध्यान खिड़की से बाहर की जानिब था। यारिम ने पहले रुकी और फिर अपनी सीट बेल्ट बांधी। जहाज़ उड़ान भरने के लिए तैयार था। यारिम ने रूह का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। जानता था कि उसे डर लगेगा, जबकि उसके तहफ़्फ़ुज़ भरे अंदाज पर रूह ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। डर लग रहा है? यारिम ने प्यार से पूछा तो रूह ने ना में सर हिलाया। आप जब मेरे साथ होते हैं ना यारिम, तब मुझे डर नहीं लगता। उसके अंदाज में एक मान था जो उस पर जचता था। अच्छी बात है, मेरे होते हुए तुम्हें डर लगना भी नहीं चाहिए। यारिम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। जहाज़ के उड़ते ही उसने रूह को अपने मज़ीद नज़दीक कर लिया, जबकि रूह भी उसके हाथों को मजबूती से थामे हुए उसके कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि ये लम्हा उसे सचमुच में खौफज़दा कर देता था। लेकिन यारिम का उसके साथ होना उसके डर को कहीं छुपा लेता था। यारिम, ये आइसलैंड की बहन क्या बहुत खूबसूरत है। रूह ने अपने दिल में मचलते सवाल को लबों पर लाया। तुमने तो उसे पक्का ही आइसलैंड की बहन बना दिया है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है। यारिम ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। आइसलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत? रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसका सफ़र कितना लंबा है? आइसलैंड तो बहुत दूर था, लेकिन वहाँ के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते थे। क्या इस मुल्क के बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं? रूह ने कुछ देर के बाद दोबारा सवाल पूछा। ज़रा ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें जानता हूँ मैं, क्योंकि इत्तेफाक से मैं सिर्फ 2 बार ही उस तक जा पाया हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट इस मुल्क की पैदावार है। दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट यहीं पर पाई जाती है और यहीं बनाई जाती है। तुम्हें और कुछ यहाँ मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारी फेवरेट हर चॉकलेट तुम्हें यहाँ आसानी से मुयस्सर होगी। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लोग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये जगह अपनी मिसाल खुद है। दुनिया में कुछ जगहों को जन्नत कहा जाता है, उनमें एक जगह ये मुल्क भी है। यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। उसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट भी है। यहाँ के लोगों को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ तक कि शहर के पहाड़, रास्ते और दूसरी हर जगह को बहुत साफ़ सुथरा रखा जाता है। इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन गंदगी और आवाज़ की वजह से पैदा होता है। रात के वक्त यहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की जाती। यही वजह है कि यहाँ रात के वक्त ना तो कोई फ़्लाइट आ सकती है और ना ही जा सकती है। रात के वक्त यहाँ लोगों के पालतू जानवरों को भी मुंह पर मास्क लगा दिए जाते हैं ताकि वो आवाज़ पैदा ना करें। ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, आवाज़ पैदा करके चलना, ये सब उनके असूलों के ख़िलाफ़ है, जिन पर सख्त जुर्माना होता है। और अगर उनके असूलों पर ना चला जाए तो जेल भी हो सकती है। यारिम ने मुस्कुराते हुए बताया। तो वो उसे घूर कर देखने लगी। ये क्या बात हुई? मतलब बोलचाल ही बंद है तो बंदा और क्या करे? रूह को उनका ये असूल काफ़ी अजीब लगा था। रात के वक्त और भी तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं ना बेबी, जैसे कि एक दूसरे से प्यार। यारिम शरारती अंदाज में कहता आँख दबा गया था, जबकि उसकी यूं बेबाक खुलेआम गुफ्तगू पर रूह के कान की लो तक सुर्ख हो गई थी। यारिम, कितने बेशरम इंसान हैं आप। जगह का तो होश कर लें। वो अपना चेहरा झुकाए उठते हुए उसे डांट तक ना पाई। अपनी बीवी से बात करते हुए कहाँ का होश क्यों करूँ? और इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? वो लोग भी यही सब कुछ करते होंगे, वरना रात के वक्त और क्या किया जा सकता है? खामोशी से यारिम ने शरारत से कहा था। सोया भी तो जा सकता है। रूह ने मुंह बसूर कर बताया। हाँ यार, कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़ जो सो जाते हैं, लेकिन जिसके पास इतनी हसीन बीवी हो उसे भला सोने की क्या ज़रूरत है? खैर, लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं सो सकता। मुझे तो मेरी बीवी से प्यार करना होता है, वो भी बहुत सारा। इसीलिए मैं सोकर ऐसे चांस मिस नहीं कर सकता। आप बहुत ख़राब हैं यार, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। परे हटे, सोने दे मुझे। उससे थोड़ा फासला कायम करते हुए कहने लगी तो यारिम हंस दिया था। हाँ, बहुत ख़राब हूँ मैं, लेकिन मजाल है जो तुम मुझे थोड़ा सा प्यार करके ठीक कर दो। खैर, सो जाओ, जितना सोना है सो लो, लेकिन खबरदार जो तुमने वहाँ जाकर सोने की ज़रा सी भी कोशिश की, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। अगर तुमने मेरे हनीमून को ज़रा सा भी बिगाड़ने की कोशिश की अपने इस सोने की लत से। क्या कहा आपने? मुझे सोने की लत है। रूह को सदमा हुआ था। और नहीं तो क्या, जब देखो सोती ही तो रहती हो। मजाल है जो कभी जाग कर मेरे जज्बात का एहतराम किया हो। अब वो उसे तंग करने लगा था। यानी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इतना भी नहीं सोती।
और कब मैंने आपके जज्बात का एहतराम नहीं किया? ना सिर्फ आपके जज्बात का एहतराम किया, बल्कि मैंने हमेशा आपके साथ वफा निभाई है। कभी आपकी बात की नफ़ी नहीं की इसकी, कभी आपका कोई हुक्म नहीं डाला। बस मेरी एक्स्ट्रा फरमाबरदार बीवी। ये सब कुछ तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी के लिए और जन्नत के लिए करती हो। अगर ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हुक्म में शामिल ना हो तो तुम तो मुझे मुंह भी ना लगाओ। ना जाने क्यों वो फजूल में ही इसे बातों में लगाने लगा था। जी नहीं, ये सब कुछ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। छोड़ो प्यार को, ये सब कुछ तुम इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है। और औरत दुनिया में जन्नत तभी पा सकती है जब वो अपने शौहर की खिदमत करे। बस इसीलिए करती हो तुम ये सब कुछ। यारिम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जबकि शरारती अंदाज अब भी कायम था, लेकिन रूह का लबो लहजा बदल गया था। जन्नत का लालच तो सबको होता है यारिम, लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए करती हूँ। मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अगर मेरे नसीब में जन्नत लिखी है तो मुझे वहाँ अकेले ना भेजे, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगी। मुझ जैसा गुनाहगार बंदा जन्नत के लायक नहीं है। मैं गुनाहों की दुनिया में भटका हुआ हूँ। रूह, मेरे लिए खुद को मत थकाओ। मैं दुनिया में तुम्हारे नाम लिख दिया गया हूँ, बस इसी पर खुश हो जाओ। यारिम ने आहिस्ता से अपना सर सीट से लगाते हुए आंखें मूंद ली थी। यारिम, आपको पता है, एक अच्छी बीवी अपने अच्छे अमाल से अपने शौहर के लिए जन्नत कमा सकती है। बस इस पाक ज़ात को एक अदा पसंद आ जाए। अगर उसे मेरी कोई अदा पसंद आ गई ना तो हम इकट्ठे चलेंगे, और अगर नहीं तो मैं अपने अल्लाह से कह दूंगी कि जहाँ मेरा शौहर है मुझे वहीं पर रहना है। वो उसके सीने पर सर रखते हुए बड़े लाड से बोली थी। और आप भी ज़्यादा ख़राब नहीं हैं, जन्नत में जाने की चांस आपके भी हैं। बस कभी कभी अल्लाह को खुश करने पर भी गौर कर लिया करें। उसे नमाज की तरफ लगाने की कोशिश तो वो बहुत कर चुकी थी, और कभी कभार वो उसके साथ नमाज पढ़ भी लिया करता था, लेकिन अब वो ऐसी बातों से उसे अल्लाह के करीब करने की कोशिश करती थी। वो अपनी धुन में बोल रही थी, जबकि यारिम आगे पीछे की जानिब देखकर मुस्कुराया। वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें याद दिलाने का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें याद दिला देता हूँ कि इस वक्त हम एक पब्लिक प्लेन में हैं जो लोगों से भरा हुआ है, और काफ़ी लोग हमारी तरफ मुतवज्जे भी हैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमें देखता है या नहीं, हमारे बारे में क्या सोचता है। हाँ, लेकिन तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। वो आहिस्ता से उसके कान में बोला तो रूह ने आंखें खोलते हुए घबरा के आगे पीछे की जानिब देखा। सामने पार दूसरी तरफ एक बड़ी उम्र का कपल बैठा था जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि रूह शर्मिंदा हो गई। लगता है नई नई शादी हुई है, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद वो कोई इंडियन कपल था। शादी नई हो या पुरानी फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोहब्बत कायम होनी चाहिए। वैसे हमारी शादी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, यारिम ने जवाब देते हुए एक प्यार भरी निगाह पास बैठी रूह पर डाली थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, हमारी शादी को 30 साल हो चुके हैं, और हमारी 30वीं एनिवर्सरी पर हमारे बच्चे हमें दोबारा हनीमून पर भेज रहे हैं। हमारी मोहब्बत भी आज भी कायम है और मरते दम तक रहेगी। क्यों डार्लिंग, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बेगम की रजामंदी चाही थी, जिस पर वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। यारिम के साथ साथ रूह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। क्या ख्याल है बेबी, 30 साल के बाद क्यों ना हम भी चलें फिर से हनीमून पर? यारिम ने शरारत से सरगोशी की। हाँ, तीसरे हनीमून पर 30 साल के बाद चलेंगे, रूह ने फासला बढ़ाते हुए कहा। तीसरा तो मैं कुछ टाइम के बाद करने वाला हूँ। मुमकिन है शायद वो हमारा 50वां हनीमून टूर हो। यारिम, कितनी बार हनीमून मनाएंगे आप? रूह ने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा। जितनी बार तुम्हारे साथ सफ़र पर जाऊँगा उतनी बार पूरी दुनिया घुमाऊँगा, तुम्हें दुनिया का एक एक कोना दिखाऊँगा। ये तो कुछ नहीं है, अभी बहुत उड़ानें भरनी है, अभी हमने बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आखिर हम सफ़र हैं, हम कदम तो चलना पड़ेगा ना। यारिम के अंदाज पर रूह ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से सीट पर सर रखते हुए आंखें बंद कर लीं, और न जाने कितनी देर उसका मासूम चेहरा अपनी नज़रों के हिसार में लिए उसका दीदार करता रहा था। वो कोई बहुत खूबसूरत लड़की या परियों सा हुस्न रखने वाली नहीं थी, वो आम से नकोश वाली एक आम सी लड़की थी, लेकिन यारिम काज़मी के लिए वो परियों से ज़्यादा हसीन, शहजादियों से ज़्यादा नाजुक थी। उसकी रूह थी उसके लिए सबसे अहम तरीन हस्ती। उसके लिए उसके जीने की वजह कितनी देर तक वो उसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करती रही। फिर आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, क्या मसला है मिस्टर? क्यों सोने नहीं दे रहे मुझे? क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर घूरे जा रहे हैं? सॉरी मिसिज, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
मैं अपनी डाली को देखूं या उसे अपनी आंखों में बसा लूं, मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं रखता। कोई ऐसे ही मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोला तो रूह ने नफ़ी में सर हिलाते हुए आहिस्ता से सर वापस सीट पर रखा था और अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर फैलाया, जिससे अगले ही लम्हे यारिम हटा चुका था। अगर सोना है तो ऐसे ही सो, खबरदार जो मेरी बीवी के चेहरे को मुझसे छुपाया। वो हुक्म देते हुए बोला तो रूह मुंह बसोर कर आंखें बंद कर गई थी। यारिम मुस्कुराता हुआ एक बार फिर से उसके चेहरे के नकूश में खोस आ गया। अब बस कर दो शारिफ, और क्या क्या करोगे? दुनिया के अनोखे बाप नहीं बनने जा रहे हो तुम। पूरी कॉलोनी में शर्मिंदा करके रख दिया। क्या सोच रहे होंगे सब कि ये बंदा बाप बनने की खुशी में पागल हुआ जा रहा है। खुशी का इजहार करना गलत नहीं है, लेकिन पूरी बिल्डिंग को सर पर उठा लिया है तुमने। हर घर में मिठाई भिजवाने की क्या तुक बनती है? अभी तो हमें सिर्फ पता चला है, शायद हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, रिपोर्ट्स कल मिलेंगी। मासूमा उसे समझा कर थक चुकी थी, लेकिन शारिफ को जैसे पक्का यकीन था कि वो प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर ने भी तो यही कहा था, तो फिर वो खुशी क्यों ना मनाता। लेकिन मासूमा एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी, वो हर चीज़ को वक्त पर करना पसंद करती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि थोड़ा वक्त इंतज़ार कर ले, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो बाद में खुशियाँ मनाए या कुछ भी करे, उसे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन यही वक्त से पहले खुशी मनाना और फिर बाद में उदास हो जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो शारिफ से खुलकर इजहार तो नहीं करती थी, लेकिन शारिफ के चेहरे की उदासी उसकी जान पर बनाती थी। लेकिन इस बंदे ने कहा उसकी बात को समझना था, वो तो बस अपनी ही खुशी में पागल हुआ जा रहा था। वैसे मासूमा को भी यही लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, और इस खुशखबरी का इंतज़ार तो वो शादी के बाद से अब तक कर रही थी। शारिफ का भी उसे पता था कि वो भी इस खबर को सुनकर बहुत खुश होगा, लेकिन वो कल तक का इंतज़ार करना चाहती थी। अच्छा, तुम्हें ध्रुव की कोई खबर है क्या? अभी जब तुम मिठाई देने गए थे तो क्या वहाँ पर था? शोनू सुबह से 5 बार उसके दरवाजे तक जा चुका है, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद है। मासूमा उसके पास बैठते हुए पूछने लगी तो शारिफ ने हाँ में सर हिलाया। इत्तेफाक से वो भी स्विट्ज़रलैंड गया है। अभी थोड़ी देर पहले वॉचमैन ने मुझे बताया कि बिल्डिंग के रूल्स पेपर पर उसने अपनी लोकेशन बताई है और होटल वगैरह का नंबर भी देकर गया है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसे बता दिया जाए। लगता है इस बार शोनू को तुम्हें अकेले ही संभालना होगा, क्योंकि वो खड़ूस तो जा चुका है और पता नहीं कब लौटेगा। शारिफ उसे बताकर अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया, जबकि मासूमा को उसका स्विट्ज़रलैंड जाना कुछ अजीब लगा था। अभी कल ही तो उसने बताया कि यानी और स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो वो क्या उसके दिमाग में अजीब सी बात आई। लेकिन अगले ही लम्हे वो ख्याल झटक गई थी। क्या हो गया है मुझे? ध्रुव को तो मैं 6 महीने से जानती हूँ। और स्विट्ज़रलैंड मेरे पापा का थोड़ी है, जहाँ यारिम और ध्रुव के अलावा और कोई नहीं जा सकता। वो अपने सर पर चिपक लगाती किचन में जा चुकी थी, जबकि शारिफ अब डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। ये हकीकत थी कि सब्र नाम की कोई चीज़ शारिफ के अंदर नहीं पाई जाती थी, और वो भी तब जब आने वाली कोई खुशखबरी हो। वो दोनों स्विट्ज़रलैंड के एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे और अब उन्हें यहाँ से लेक जेलवा जाना था, जो स्विट्ज़रलैंड का सबसे खूबसूरत शहर था। कुछ देर पहले ही उन लोगों की वहाँ होटल में बुकिंग करवा चुका था। ये जगह है बहुत हसीन, हर तरफ से पहाड़ ही पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और पहाड़ों के बीच से निकलते हुए रास्ते। रूह के लिए ये नज़ारा इंतहाई खूबसूरत था। कहीं पहाड़ बर्फ से तो कहीं सब्जे से ढके हुए थे। पहाड़ों के पीछे और पहाड़ियाँ जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ सिर्फ पहाड़ ही नज़र आ रहे थे। कहीं सड़क पर कोई गाड़ी नज़र आ जाती, वरना लोग पैदल चल रहे थे। अगर नहीं तो साइकिलों पर। मौसम के लिहाज से भी काफ़ी सर्दी थी। कम अज़ कम दुबई जैसे गर्म मुल्क से निकल कर यहाँ तक आना रूह के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। यानी यहाँ पर गाड़ियाँ कम और लोग साइकिल ज़्यादा चला रहे हैं। रूह से रहा ना गया तो पूछने लगी, हाँ बेबी, मैंने बताया था ना, पोल्यूशन है। यही वजह है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर पैदल चलते हैं, नहीं तो साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि गंदगी ना फैले और उनका माहौल साफ़ सुथरा रहे, और उससे सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। यानी ने तफसील से बताया। जिस होटल में वो रिहाइश पजीर थे, वो जगह पूरी तरह से पहाड़ों के बीचों बीच थी। हर तरफ से खूबसूरती देखकर रूह बहुत खुश थी। उसने कभी इतनी हसीन जगह नहीं देखी थी। आइसलैंड भी खूबसूरत था, लेकिन वहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। पर यहाँ तो जैसे वो सचमुच में जन्नत में आ गई थी। इतनी खूबसूरत जगह देखकर रूह के सफ़र की थकावट भी
उड़न छू हो चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस जगह के चिप्पे चिप्पे को अपनी आंखों से देखे और यारिम उसके दिल की हर बात को समझता था। तभी तो वो कल ही उसे लेकर घूमने निकलने वाला था, लेकिन इससे पहले आराम ज़रूरी था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।